सो रियल एस्टेट एक प्रूवन एसेट क्लास है, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसको समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त उनको रिटर्न्स मिल सकते हैं और एक सॉलिड किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स की, इसकी बेसिस के ऊपर मैंने कुछ दिनों पहले ट्विटर के अंदर कुछ ट्रेंड्स देख रहा था, उसके अंदर लोग एक चार्ट कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहे थे, तो मैंने कहा उस चार्ट को मैं ज़रा यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का चार्ट है, और उसके अंदर आप देखेंगे कि रियल एस्टेट 88% ऑफ द वेल्थ पाकिस्तान के अंदर जो एक्यूमुलेटेड है वो रियल एस्टेट के अंदर है। जो नॉर्मल एसेट क्लासेस की बात करें तो जिसके अंदर बैंकिंग डिपॉजिट्स भी आते हैं, जिसके अंदर इक्विटीज भी आती हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, और डिफरेंट कमोडिटीज होंगी। लेकिन इस चार्ट की बात करें तो इसके अंदर उन्होंने चार के करीब जो इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं उसको डिफाइन किया। हालांकि मेरे ख्याल से इसके अंदर गोल्ड भी होना चाहिए था, इसके अंदर और चीज़ें भी हो सकती थी, लेकिन ऑन द स्ट्रेच ऑफ इट, ऑन अगर इसको फुल इसके पर्सपेक्टिव से देखें तो रियल एस्टेट वाकई हमें नज़र आता है कि बहुत बड़ी एसेट क्लास है। और हमें अपने आसपास घरों में देखते हैं तो अपने जानने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने दोस्तों में, तो हमें यही नज़र आता है कि सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो की हुई होती है वो प्रॉपर्टी में की होती है। इस वीडियो का जो टॉपिक था वो बेसिकली था कि मैं रेजिडेंशियल क्यों रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को प्रेफर करता हूँ, वो अभी हम बाद में आते हैं। लेकिन अगर इसके बाद का एक चार्ट देखें, ये दुनिया के अंदर जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने प्लॉट्स लिए हुए हैं, घर लिए हुए हैं, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो रियल एस्टेट के अंदर की हुई है। लेकिन अगर आप दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से नज़र आता है, ये इकोनॉमिस्ट का 2017 का एक चार्ट था जो मुझे नज़र आया था। तो मैंने कहा इसको कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया होगा, आज आज से लेट से 5-6 साल पहले की अगर बात करें तो इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया होगा। तो अगर इसकी बात करें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर नज़र आ रही हैं कि ऑलमोस्ट कोई जो सबसे बड़ा चंक है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का है, ये बाय द वे ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर जो है वो ये फिगर्स हैं। तो आई थिंक अराउंड 170 ट्रिलियन डॉलर्स की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटाइज्ड डेट जो है वो तकरीबन कोई 100 ट्रिलियन डॉलर्स का है। इक्विटीज़ यानी कि जिसके अंदर स्टॉक मार्केट की बात करें तो अच्छा, इसमें FTSE ग्लोबल ऑल कैप इंडेक्स की बात हुई है, तो शायद पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। लेकिन एनीवेज, अगर आप इसमें ओवरऑल देखें तो अगेन फिर उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टीज आती हैं, फिर एग्रीकल्चरल लैंड आती है, फिर गोल्ड जो एवर माइंड अब तक हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आई वुड से अराउंड लेट से 5-6 ट्रिलियन डॉलर्स का है। तो ये इस तरह का चार्ट आपको नजर आता है। और अगर आप इस अपार्ट फ्रॉम दिस सोर्स कहीं और से भी देखेंगे तो आपको कुछ इसी तरह की फिगर नजर आएगी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इवन अमंग्स द रियल एस्टेट सेक्टर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का जो चंक होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक तो ये है कि देखें, रहने के लिए तो हर बंदे को घर चाहिए ही चाहिए। अब कोई बंदा दुकान खोल लेता है, वो अपने काम के लिए खोलता है, या लेट से अपना ऑफिस खोल लेता है, या अपने ऑफिस में जाता है, किसी भी ऑफिस में जाता है, या अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऑफिस स्पेस खरीद रहा होता है, या लेट से एग्रीकल्चरल लैंड होती है उसकी, उस बंदे की, किसी भी बंदे की। तो ये चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती हैं। लेकिन रहने की बात जहाँ पर आती है तो आपको हर सूरत में एक जगह चाहिए जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ, यू हैव टू हैव अ रूफ ऑन योर ओवर योर हेड। तो उस जहाँ तक उस चीज़ की बात है, इसलिए मैं कहता हूँ कि रियल एस्टेट से अच्छी जो जो अगर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें तो उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट ज़रा मुश्किल मिलती है। अच्छा, अब बात करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट की, जो जिसके मैं तो अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन जब मैं लेने जाता हूँ कमर्शियल रियल एस्टेट तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है, उसमें 2-3 जो हर्डल्स आती हैं वो ये कि लेट से मेरा एक लिमिटेड बजट है। अब उस लिमिटेड बजट के अंदर मैं बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। तो उस बजट के अंदर जब मैं बात करूँगा तो वो मुझको नज़र आएगा कि यार लेट से मेरा 1 करोड़ का बजट है, 1 करोड़ के बजट को मैं कराची में इन्वेस्ट करने जाता हूँ तो मुझे मैक्सिमम कोई एक डिसेंट किस्म का अपार्टमेंट शायद मिल जाए। इससे ज़्यादा की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने जाऊँगा तो वो शायद मुझे बड़ा बेकार किस्म की कोई हाल के अंदर कोई शायद दुकान मिल रही हो, या किसी मॉल के अंदर पीछे की तरफ से इस तरह की शॉप मिल रही हो जो कि बहुत पीछे हो। अब मॉल के अंदर भी इस तरह होता है ना कि अगर आप अगर बात करें इवन यूएई के अंदर अगर मैं देखूँ तो जो जो शॉप्स बैक साइड पर होंगी, जो बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ होंगी, उनमें फुटफॉल भी उतना नहीं होगा। जो शॉप सामने होंगी उनका फुटफॉल भी अच्छा होगा, उनकी आप उसी हिसाब से सेल भी अच्छी कर सकते हैं। तो इसी तरह से कहीं भी ले लें, आपको इसी तरह से मिलेगा कि जो प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज़ होंगी या लेट्स से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनका फुटफॉल अच्छा होगा और उन्हीं का रेंटल रिटर्न भी अच्छा होगा। रेंटल रिटर्न की खैर बात करते हैं तो रेंटल रिटर्न में जो देखें तो डेफ़िनेटली जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका रेंटल रिटर्न मुझे लगता है कि ज़्यादा होता है। लेकिन अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो अपसाइड पोटेंशियल अगेन वो सब्जेक्टिव हो जाता है कि किस तरह की बात करें आप। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमेशा रेजिडेंशियल के लिए, 2 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैं उनको सपोर्ट करता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को। एक तो ये
जैसे मैंने बोला कि हर बंदे को अपने रहने के लिए घर चाहिए, उसको फैमिली के लिए घर चाहिए। शायद उसकी दुकान इतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो अपना चाहेगा कि घर उससे ज़्यादा बेहतर हो जहाँ पर वो रह रहा है। तो इसलिए, और अगर लेट्स से उसकी दुकान भी किराए की है और घर भी किराए का है, तो फिर भी दुकान ना भी हो तो घर तो उसको रखना ही है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कोविड के बाद से समझ में आई है, वो ये कि भाई आप बिज़नेस कहीं से भी कर सकते हैं। आपको एक वेयरहाउस चाहिए, एक छोटा-सा ऑफ़िस चाहिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था तो मॉल्स की क्या सिचुएशन हो गई थी, ऑफ़िसेज़ की क्या सिचुएशन हो गई थी, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, सबने ऑनलाइन सेटअप कर लिया था। तो और अगर आई वुड से कि बाद में शायद अब आइंदा हम ऐसा ना देखें कोविड जैसी सिचुएशन, लेकिन अगर आती है, तो आप सोच सकते हैं कि रेज़िडेंशियल, और आपने यहाँ भी हमने देखा कि दुबई के अंदर भी जब कोविड आया था, तो शुरू में तो स्लंप आया हर चीज़ के अंदर, लेकिन जब इवेंचुअली थोड़ा-सा रिकवर होना मार्केट शुरू हुई और लोगों को समझ में आनी चीज़ें शुरू हुई, तो लोगों ने रेज़िडेंशियल रियल एस्टेट के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टमेंट की बात क्या करें, बल्कि लोगों ने इवन जो जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते थे, उन्होंने मूव इन करना शुरू कर दिया बड़ी जगहों पर। जो लोग लेट्स से कन्फाइंड होके रह रहे थे, छोटे घरों में रह रहे थे, वो थोड़े से बड़े घरों में चले गए। जो अपार्टमेंट्स में रह रहे थे, वो विलाज़ में चले गए। छोटे विलाज़ में रह रहे थे, वो बड़े विलाज़ में चले गए। टाउन हाउसेज़ से विलाज़ में अपग्रेड कर लिया। इसी तरह से जितनी जिसकी कैपेसिटी थी, उसने अपने आप को अपग्रेड किया। इसलिए मेरे ख़्याल से रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी एवरग्रीन है, उसमें कभी कोई मसला नहीं हो सकता। हाँ, उसमें रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे, जो कि मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन फिर एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप उसकी प्राइस क्या पे कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी लेने जाएँगे, तो उसके अंदर आपको आराम से टेनेंट मिल सकता है, टेनेंट की कोई कमी नहीं है। अब कराची जैसे शहर की बात करें, तो उसके अंदर आप कहीं दूर से दूर जगह पे चले जाएँ, लेकिन आपको टेनेंट्स की कमी नहीं होगी। लेकिन आप दुकान की बात करें, तो अगर मॉल में ज़रा-सा बैक साइड पे चले जाएँगे, अच्छी से अच्छी जगह पर, बेहतरीन से बेहतरीन लोकेशन के ऊपर अगर कोई मॉल होगा और उसके अंदर बैक साइड पे शॉप मिलेगी, तो उसके अंदर फुटफॉल कम होगा। इसीलिए जब सामने वाली शॉप होगी, वो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो शायद आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर ना आ सके। तो मैं ऑल्दो कि मैं ये नहीं कह रहा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि उसके जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है, वो आपकी जो 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 अफोर्डेबिलिटी की है, वो आती है। अब आप अगर आपके पास मीडियोकर किस्म का बजट है, उसके अंदर एक अच्छा अपार्टमेंट आपको मिल सकता है या अच्छी रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी मिल सकती है। उसी पैसों में आपको फिर थोड़ी-सी लोअर कैटेगरी की कमर्शियल प्रॉपर्टी मिलेगी, तो आप बेहतर ये है कि आप मीडियोकर किस्म की एक रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी ले लें, कंपेयर्ड टू समथिंग जो लोअर कैटेगरी की कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। अब कमर्शियल कहने को कमर्शियल होगी, लेकिन आप उसके अंदर उसको शायद टेनेंट उसको उसको रेंट पे चढ़ाना मुश्किल हो जाए। अच्छी प्रॉपर्टी का तो कोई मसला नहीं है ना, कोई बैंक भी आके ले लेगा, कोई बड़ी लेट्स से सुपर स्टोर की चेन भी आके ले लेगी। लेकिन प्रॉब्लम होती है जब मीडियोकर किस्म की कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, उसको आपको रेंट पे देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा-सा जो मेरा जो माइंडसेट है, वो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा है। और हमने देख ही लिया है कि दुनिया की पॉपुलेशन ग्रो करना रुक नहीं रही है। ये पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दें, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन वाइज़ है, जो कि कोई अच्छे स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और उसमें आपको रहने के लिए जगह चाहिए, और रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी हमेशा एक एक तरह से स्टैंड आउट करेगी। और रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर भी जो मैं देखता हूँ, उसके अंदर जो स्टैंड अलोन विलाज़ हैं या स्टैंड अलोन टाउन हाउसेज़ हैं, वो ज़्यादा मैटर करते हैं। ख़ैर अभी इस वीडियो में उस चीज़ का स्कोप नहीं है कि हम डिस्कस करें। लेकिन अभी मैंने आपको अपना थॉट प्रोसेस बता दिया कि क्यों मैं रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को प्रेफ़र करता हूँ। अच्छा, मैं जब अपने चैनल के ऊपर बात करता हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपको ये देखना चाहिए कि मेरी जर्नी क्या है, क्योंकि अगर आप मेरी जर्नी को नहीं समझेंगे, तो आपको मैं जब भी कोई बात करूँगा, तो आपको शायद वो, अगर आपको अच्छी लग रही होगी, तो शायद कहीं ये ना हो कि आप इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाएँ, और अगर आपको कोई गलत चीज़ लग रही होगी, तो आपको उसका बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव नहीं पता होगा। तो मैं उसके अंदर आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ ट्राई करें देखने की, और उसके बाद अपना कोई परसेप्शन बनाएँ। मैंने इसी तरह से एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने अपने एसेट्स के बारे में बताया था कि किस तरह से मेरे एसेट्स ग्रो किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मैंने उसमें क्या-क्या गलतियाँ की हैं, वो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी। उसका यहाँ पर एंड कार्ड में कहीं आपको नज़र आ रहा होगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और अगर आपको टेक्स्ट रीड करने में मज़ा आता है, तो मैं न्यूज़लेटर भी लिखता हूँ, न्यूज़लेटर के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक अच्छे इन्वेस्टर होने के लिए आपको पंप एंड डंप का पता होना चाहिए। पंप एंड डंप क्या चीज़ होती है, और किस तरह से लोग, बड़े-बड़े नाम, एलन मस्क जैसे भी नाम, आपको पंप एंड डंप के अंदर डालकर और खुद प्रॉफिट बनाते हैं और आपको नुकसान करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक नज़र आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ से, और उससे जिस तरह से आप बाहर देखते हैं दुनिया में कि लोग मल्टीपल घर बना लेते हैं, वो कैसे बनाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने उसका लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।